हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया पे आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि मौलिक अधिकार का जो पहला पार्ट था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और पढ़ने के बाद मज़ा भी आया होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के थ्रू उसके बचे हुए अन्य पार्ट्स और उनसे आने वाले अन्य क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकारों के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था कि 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हमारे संविधान में मौजूद हैं और इन 6 में से जो 3 अधिकार थे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 3 अधिकार हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। अगर आप लोगों में से किसी ने ये वीडियो नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लें, फिर आप ये देखिए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग चौथे मौलिक अधिकार से शुरू करेंगे इसको। हमारा जो चौथा मौलिक अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28, 25 to 28 के बीच में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता से तात्पर्य यहाँ ये है कि धर्म को मानने और उससे आगे की जो स्वतंत्रता है वो जनता को दी गई है। ऐसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था प्रस्तावना में कि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ राष्ट्र किसी के धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं करता, यानी धर्म का, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। तो जो व्यक्ति का धर्म है उस व्यक्ति के धर्म के लिए ही ये अधिकार उन्हें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27 में क्या है और 28 में क्या है। देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि चारों याद रहे, लेकिन हम लोग इसको कीवर्ड से याद करेंगे ताकि अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से आप बना सकें। तो कभी भी पूरे लाइन को याद करने का प्रयास ना करें। अगर पूरा लाइन सेम टू सेम याद करने का प्रयास करेंगे तो रट्टा मारना पड़ेगा और दिन भर बैठ के आप रटते रहेंगे, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि 25 में क्या था, 26 में क्या था, 27 में क्या था। तो कीवर्ड्स पकड़ते हैं। 25 में कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी हम किसी धर्म को माने, उसके नियमों का पालन करें, उसका आचरण करें और उसका प्रचार करें। यह हमें अनुच्छेद कितना गारंटी देता है? 25। इसी अनुच्छेद के तहत कई धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता मिली हुई है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि सिख जो धर्म है उसमें पाग पहनना जो है वो अनिवार्य होता है। तो एक 25 अनुच्छेद के तहत ही छूट मिला हुआ है कि वो बाइक पे जो है हेलमेट की जगह पाग लगा के भी चलते हैं तो उन्हें रोका नहीं जाता है, क्योंकि वह धर्म का उनका आचरण है और वो कर रहे हैं तो वह गैरकानूनी नहीं है, बल्कि उनको ये मिला हुआ स्वतंत्रता है। तो यहाँ आपने 25 में पढ़ा मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की। 26 में है धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक जो क्रियाकलाप है उनका मैनेजमेंट करने का। तो कीवर्ड पकड़ेंगे यहाँ, मानना, आचरण करना, प्रचार। यहाँ क्या हो गया? प्रबंधन करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है 27 में धार्मिक कार्यों को संपोषित। संपोषित से मतलब यहाँ आप मुद्रा से समझ सकते हैं, धार्मिक कार्यों में जो पैसे देते हैं उससे जुड़ा हुआ है। धर्म को संपोषित करने का अधिकार है, यानी आप इसमें पैसे वगैरह देंगे, उस पर जो टैक्स संबंधी रियायत दी जाती है उसके संबंध में अनुच्छेद 27 में वर्णन है। और 28 कहता है कि प्रत्येक जनता को यह अधिकार है कि वह किसी धार्मिक, शिक्षा, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब यहाँ कीवर्ड पकड़ेंगे। हमने पहले पढ़ा कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो लेकर 25 से लेकर के 28 के बीच में है और इसी में हम लोग पढ़ेंगे 25 में है धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की। 26 में उसका प्रबंधन करने की, 27 में उसका संपोषण करने की यानी संपोषित करने की और 28 में उस उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। जैसे किसी भी धार्मिक सभा में हम भाग ले सकते हैं, वो हमें रियायत देता है कि 28 के तहत हम किसी भी उपासना स्थल पे जा सकते हैं, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए ये 4 कीवर्ड पकड़ेंगे आप और आसानी से याद कर लेंगे। उम्मीद करते हैं 25, 26, 27, 28 आपको याद हो गए होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट है मौलिक अधिकार 5 नंबर, वह है हमारा अधिकार
संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, या फिर सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार भी बोलते हैं उसको, संबंधी अधिकार, इसका वर्णन भारतीय संविधान में 29-30 के बीच किया गया। आपको यहाँ एक कीवर्ड याद रखना है कि यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। कीवर्ड याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारतीय मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार केवल अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है। तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को ही प्रदान किए गए हैं, ये अन्य बहुसंख्यकों को अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो ये अल्पसंख्यकों को क्या क्या अधिकार है, अनुच्छेद 29 में आते हैं। अनुच्छेद 29 में कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी उनके विकास के लिए जितने भी कार्य हैं उनका संरक्षण किया जाता है 29 के तहत। तो आपको यहाँ कीवर्ड है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। क्वेश्चन आएगा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कितने अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 29। और अनुच्छेद 30 में आते हैं, चूंकि हमारा 29-30 है तो 29 में हमने देखा कि उनके हितों का संरक्षण है, और जैसे ही 30 में आएंगे 30 में तो कहता है कि अल्पसंख्यक, ये सेम रहेगा क्योंकि दोनों ही अनुच्छेद केवल किसके लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए। तो अल्पसंख्यकों के जो शिक्षा संबंधी प्रावधान है उनका संरक्षण है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि अल्पसंख्यकों को विशेष शैक्षणिक स्कूल वगैरह खोलने की जो स्वतंत्रता है, जहाँ पे वो अपने शैक्षणिक स्कूल खोल करके अपने कल्चर को, शिक्षा को, संस्कृति को बचाने का प्रयास करते हैं, वह अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत ही दिया गया है। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि 29 में उनके हितों का संरक्षण है और 30 में उन्हें शिक्षा संबंधी संरक्षण दिया गया है ताकि वो शैक्षणिक स्थानों के माध्यम से अपने संस्कृति को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आसानी से याद हो गया। अब आते हैं लास्ट छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 के तहत आता है। आप सोच रहे होंगे 30 तक यहाँ था, 31 कहाँ गायब हो गया। हमने स्टार्ट में पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 31 में ही वह अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया 301 के तहत कानूनी अधिकार। तो वही कानूनी अधिकार में चला गया, इसीलिए हम लोग 31 को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट किसको पढ़ेंगे, 32 को पढ़ेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है ये? वास्तव में यह अधिकार है कि यदि ऊपर लिखे हुए किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, अर्थात कोई भी सरकार हो या कोई व्यक्ति आपके उपरोक्त किसी भी मौलिक अधिकार को आपसे छीनने का प्रयास करता है, तो आप इस छठे अधिकार के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर अपील दायर कर सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि हमें मौलिक अधिकारों के संरक्षण प्रदान है और उसके लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 6 मौलिक अधिकार। इस वाले से कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कह के पुकारा है। क्या कहा है? आत्मा। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कि BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे फंसता है। क्वेश्चन ये फंसता है कि हमने आत्मा 2 बार पढ़ा। एक पढ़ा है हम लोगों ने कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है, और यहाँ हम देख रहे हैं अलग। क्वेश्चन सेम, आत्मा वर्ड, फंसेंगे बचेंगे कैसे? जब इसमें BR अम्बेडकर लगा हो कि भीमराव अंबेडकर ने किसे आत्मा की संज्ञा दी है, तो हम आएंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और बिना किसी के स्टेटमेंट के सीधा क्वेश्चन हो कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आंसर होगा प्रस्तावना। बस ये वर्ड पकड़ लेंगे, आपका आंसर आसानी से पकड़ में आ जाएगा। अब इस संवैधानिक उपचार के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह पावर है कि वह मौलिक अधिकारों का संरक्षण करे।
अब मौलिक अधिकारों के संरक्षण के क्रम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं, यानी 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकते हैं। तो उन्हीं रीट के बारे में पढ़ेंगे अभी कि वह 5 रीट कौन से हैं और उनसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप याद कर लें कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है और 5 प्रकार के रीट जारी करता है। कितने प्रकार के रीट जारी करते हैं? 5 प्रकार के। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है। रीट कौन कौन से हैं 5 और क्या है इसकी विशेषता, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड्स याद करना कई बार स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। वास्तव में क्या है, हमारे संविधान का निर्माण बहुत सारे कानूनविदों ने मिलकर बनाया। अधिकांश सदस्य उसमें वकील थे। यही कारण है कि जितने भी संविधान में वर्ड यूज किए गए वो मैक्सिमम वकालत से जुड़े हुए वर्ड हैं, इसीलिए ये वर्ड थोड़े से टफ लगते हैं। चलिए आइए, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये पहला रीट है और यह रीट भी वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं। कब जारी करते हैं? जब किसी भी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, यानी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो यह आदेश जारी होता है कि 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। तो आप सीधा सीधा इसको ऐड कर सकते हैं, बंदी और 24 घंटे। ये हम लोग ऑलरेडी अनुच्छेद 22 में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो यहाँ से भी याद हो गया कि बंदी बनाएगा कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए। नहीं बना सकता, 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के संबंध पेश करना पड़ेगा। और इस संबंध में जो आदेश जारी होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा, उस आदेश को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखना बहुत आसान है, इसको कोड करेंगे, बंदी को जोड़ेंगे किसके साथ? 24 घंटे के साथ। आ जाइए दूसरा, परमादेश। अब परमादेश से इसमें एक वर्ड निकालेंगे हम लोग, आदेश। यह आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा वैसे अधिकारियों को, स्पेशली सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि यदि वे अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध आदेश पारित किया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, परमादेश वैसे सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध आदेश है जिसमें उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो यहाँ याद कैसे करेंगे? परमादेश यानी आदेश किसको? सरकारी अधिकारी को। किस लिए? कर्तव्यों का पालन करने के लिए। तो पहला हमने याद किया, बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे, परमादेश आदेश सरकारी अधिकारियों को, किस लिए? कर्तव्यों का पालन करने के लिए। जिस कर्तव्य का पालन करने के लिए उन्हें पद दिया गया है उसका पालन वो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यह आदेश उनके विरुद्ध जारी किया जाता है। तीसरा हम लोग आते हैं तो मिलता है प्रतिषेध। प्रतिषेध लेख भी बोलते हैं इसको। प्रतिषेध में क्या होता है? ऊपरी न्यायालय जारी करेगा निचले न्यायालय को। अब कहिएगा ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा हाई कोर्ट को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, और हाई कोर्ट हमेशा जारी करेगा किसको? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। तो इसमें इसका मतलब हुआ ऊपर वाला न्यायालय निचले न्यायालय को यह आदेश देता है कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इस पर कार्य न करें। तो आप यहां क्या है? प्रतिषेध मतलब उसको रोक लगाता है। किस बात पर? ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को रोक लगाता है कि इस पर आप कार्य न करें क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब चौथा पढ़ेंगे, उत्प्रेषण।
अब देखिए, चूंकि ये दोनों हम एक साथ पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये दोनों लगभग सेम है। इसमें ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को यह आदेश देता है कि इस पर आप कार्य न करें क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और उत्प्रेषण में भी ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देता है कि इस लंबित मुकदमे को मेरे पास भेज दे क्योंकि यह भी आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यानी आपके यह कार्य क्षमता से बाहर है, तो आप मेरे पास भेज दें। तो दोनों लगभग एक जैसे हैं, इसीलिए मैंने दोनों को साथ में कोड किया है। प्रतिषेध में याद करेंगे कि ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देता है कि आप इसमें कार्य न करें, यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और इसमें कहता है ऊपरी न्यायालय निचले को कि आपके पास जो ये लंबित मुकदमा है वह आपके बस का नहीं है, वह कहाँ भेज दें, मेरे पास भेज दें। तो ये तीनों को आप, ये दो को एक साथ याद कर लेंगे और इस दो को एक साथ। अब आते हैं लास्ट की ओर, पांचवा हमारा है अधिकार परीक्षा लेख।